हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। तो आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंड डेवलपमेंट बैंक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी हम कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो पहले हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? अगर हम कहीं पे भी हम देखें कि हमारा खुद का अकाउंट किस बैंक में है, तो आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो सकता है, और किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट हो, या फिर एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक बैंक हो, यस बैंक हो, एक्सेट्रा। दिस ऑल बैंक्स आर कंसिडर्ड एज अ कॉमर्शियल बैंक। तो इन सब बैंकों को हम क्या कहेंगे? दैट इज अ कॉमर्शियल बैंक। Why commercial bank? Because all these bank are profit oriented financial institution। ये सब बैंक क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो भी वर्किंग करते हैं दैट इज फॉर द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अगर आप एक कस्टमर हो और अगर आप बैंक में जाते हो तो आपकी दो तरह की नीड होती है। फर्स्ट क्या होता है? आप अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाते हो, या फिर बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हो। यहाँ पे बैंक क्या करती है? तो बैंक एक साइड पे बोरोवर बनती है और दूसरी तरफ वो लेंडर बनती है। यानी आप जब पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप बन गए लेंडर, बैंक बन गई बोरोवर। और उसी तरह जब बैंक लोन देती है तो बैंक बन गई लेंडर और हम बन गए बोरोवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीच का जो डिफरेंस होता है, तो दैट इज व्हाट हाउ बैंक मेक्स अ प्रॉफिट। तो उसको अगर पूरी तरह से हम समझते हैं तो इस तरह से होगा कि अगर हम बैंक में जाते हैं एज अ डिपोजिटर, एज अ लेंडर और एज अ इन्वेस्टर, तो बैंक क्या करती है? हमारे पास से डिपॉजिट लेती है। लेकिन जब भी हम बैंक में जाके अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं या फिर हम वहां पे जाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसके सामने हमें बैंक क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 की फिक्स डिपॉजिट बैंक में दी, तो वहां पे बैंक क्या करेगा? हमको इंटरेस्ट पे करेगा। वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? तो राइट नाउ अगर हम फिक्स डिपॉजिट का रेट हम कंसिडर करते हैं दैट इज 7.15% जो है, दैट इज द रेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। यानी अगर हम 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो उसके सामने बैंक हमें कितना पे करेगी? दैट इज 7.15 रुपीज हमें पे करेगी एज अ इंटरेस्ट। और ये जो रेट है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द बोरोइंग रेट फॉर द बैंक। तो ये रेट जो है वो दैट इज नोन एज द बोरोइंग रेट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम तो लेंडर बन गए, बैंक बन गई बोरोवर, क्योंकि बैंक हमारे पास से पैसे ले रही है। तो ये जो रेट है दैट इज नोन एज द बोरोइंग रेट। अभी बैंक के पास जो भी पैसा आया तो वो पैसे अपने पास थोड़ी रखेंगी, वो अमाउंट जो है वो किसको देंगी? दूसरे कस्टमर को देंगी जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको अगर कार लोन लेनी है, व्हीकल लोन लेनी है, यानी टू व्हीलर लोन लेनी है, या फिर आप बैंक में क्यों जाते हो? आपको हाउसिंग लोन लेनी है, या फिर बैंक में आप जाते हो दैट इज लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन के लिए आप बैंक में जाते हो। तो यहाँ पे क्या करेगी? बैंक आपको पैसे देगी। सो दैट इज नोन एज एडवांसिंग लोन। और वहां पे जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? बैंक को। तो यहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। और ये जो रेट है जो बैंक देती है बोरोवर, यानी ये जो रेट है जो चार्ज लगेगा कस्टमर को, उस रेट को हम क्या कहेंगे? दैट इज द लैंडिंग रेट। द रेट एट विच बैंक लैंड देयर मनी टू द कस्टमर दैट इज नोन एज लैंडिंग रेट। यानी ये रेट को हम कहेंगे लैंडिंग रेट। यानी ये इंटरेस्ट हमें पे करना होगा किसको? बैंक को। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो राइट नाउ अगर 4 व्हीलर की लोन ले लो या फिर 2 व्हीलर की लोन होती है तो दैट इज अराउंड मेनली अप्रोक्सीमेट अराउंड 12%, यानी 10 to 12% का रेट लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 100 रुपीज की लोन लेते हैं तो उसके सामने हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? दैट इज अराउंड, अगर 10% रेट है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 10 रुपीज हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है दैट इज द बोरोइंग रेट ऑफ द बैंक एंड द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक। ये रेट में जो डिफरेंस आता है दैट इज द मेन प्रॉफिट फॉर द बैंक। तो वो क्या होगा? जो प्रॉफिट, तो वही प्रॉफिट जो है वो बैंक अर्न करेंगी। यानी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राइट नाउ अगर एफडी का रेट 7.15% है और अगर लोन का रेट जो है वो 10% है,
तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि दैट इज द 3.85%, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक। तो उनका जो डिफरेंस होगा, सो दैट इज नोन एज स्प्रेड। उसको हम स्प्रेड भी कह सकते हैं या तो फिर वो प्रॉफिट भी कह सकते हैं। बैंक का कितना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट फॉर द बैंक। तो इस तरह से जो है वो बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है। एक तरफ से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दूसरी तरफ वो लोन प्रोवाइड करती है टू द कस्टमर। सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। अगर आगे बढ़ते हैं, so now we will discuss about what is the basic difference between the commercial bank and the development bank। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कॉमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक में। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे होगा, दैट इज कॉमर्शियल बैंक इज टोटली अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक। डेवलपमेंट बैंक का मेन पर्पस क्या होता है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। यानी अगर हम कंसिडर करेंगे कि अपनी कंट्री में यानी इंडिया में यहाँ पे आप रोड बना रहे हो या फिर आप एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हो, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो वर्क है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्क है, उसके लिए जो लैंडिंग करेगा वो कौन सी बैंक करेगा, दैट इज द कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शन, बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो कॉमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट। तो यहाँ पे उनके कस्टमर्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, सेटअप टू प्रोवाइड फाइनेंस, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट बैंक है वो फंडिंग किसको करेंगे, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहां पे वो गवर्नमेंट को फंडिंग करेंगे। सो दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ द डेवलपमेंट बैंक। सेकंड अगर हम डिफरेंस देखेंगे, दैट इज द रिएक्टिव नेचर एंड प्रोएक्टिव इन नेचर। कॉमर्शियल बैंक जो है दैट इज रिएक्टिव इन नेचर। क्यों इसको हम रिएक्टिव कहते हैं, क्योंकि इनिशियली कॉमर्शियल के बैंक को मालूम नहीं है कि हमारी नीड क्या है। जैसे कि हम बैंक में गए और हमें हाउसिंग लोन चाहिए, तो वहां से वो बैंक जो है वर्क करेगी कि आपको हाउसिंग लोन चाहिए तो आपको कितनी अमाउंट की लोन चाहिए, यानी आपकी लोन रिक्वायरमेंट कितनी है, और आपका जो टेन्योर है, लोन लेने का टेन्योर कितना है, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, रिएक्टिव नेचर होगा। जैसे कस्टमर आएगा उसकी जो नीड होगी उस तरह से वो रिएक्ट करेगा। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज रिएक्टिव नेचर। जबकि डेवलपमेंट बैंक का नेचर क्या है, प्रोएक्टिव। क्यों प्रोएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जैसे कि अगर कहीं पे हमें एक प्रोजेक्ट स्टार्टअप करना है, जैसे कि हमें मालूम है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अभी गवर्नमेंट रन कर रही है, दैट इज रिगार्डिंग द रोड डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है, तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का टाइम टेन्योर कितना होगा, कितनी कॉस्टिंग होगी, ओके, तो ये सब निकाल के अभी कितनी लोन प्रोवाइड करनी होगी, तो पहले ये सब वर्किंग होता है और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द प्रोएक्टिव इन नेचर। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ही नीड आइडेंटिफाई करती है और उस प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, उसका कॉस्टिंग कितना होगा, उसका टेन्योर कितना होगा, और इस तरह से जो यहाँ से फंडिंग होती है, इस चीज को क्या कहा गया है, प्रोएक्टिव इन नेचर। सो दैट इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, रेजेस फंड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, दैट इज फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, तो वहां से वो फंड रेज कर सकती है। जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो डेवलपमेंट बैंक कहाँ से फंड जनरेट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द बोरोइंग, वो बोरो कर सकती है। दैट इज ग्रांट्स, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। यानी खुद का जो स्टेक है वो सेल करके भी वहां से वो फंड रेज कर सकते हैं। यानी बेसिकली डेवलपमेंट बैंक को अगर फंड रेज करना है तो आइदर वो बोरो करेगी या फिर गवर्नमेंट के पास ग्रांट लेगी या फिर उसका वो स्टेक सेल करेगी, दैट इज सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। इस तरह से वो फंड जो है रेज करती है। फोर्थ बेसिक डिफरेंस, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। कॉमर्शियल बैंक जो भी लोन प्रोवाइड करता है उसका जो टेन्योर होता है दैट इज फ्रॉम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। अगर आप लोन लेने जाते हो, बहुत ही कॉमन सी चीज है, आप 3 इयर्स के लिए भी लोन ले सकते हो, 5 इयर्स, 10 इयर्स, मैक्स टू मैक्स 15 और 20 इयर्स, वहां तक आप। तो यहाँ पे जो टेन्योर होगा दैट इज फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म।
जबकि डेवलपमेंट बैंक का जो टेन्योर होता है दैट इज फ्रॉम मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो होराइजन होता है वही बहुत लॉन्ग होता है। जैसे कि मैंने आपको बात की दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो रोड डेवलपमेंट होता है, तो अगर उसका टेन्योर देखोगे तो दैट इज अगेन डेवलपमेंट, यानी वो स्टेजेस ही इतने ज्यादा है दैट इट विल टेक्स मोर देन 5 to 10 years फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो टेन्योर होता है दैट इज फ्रॉम द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये किस एक्ट के अंदर बना है, तो सेटअप अंदर कंपनीज एक्ट एज बैंकिंग कंपनीज। तो जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो किस एक्ट के अंदर है, कंपनीज एक्ट एज बैंकिंग कंपनीज की तरह से वो रजिस्टर होता है। जबकि हम बात करेंगे डेवलपमेंट बैंक, वो सेटअप अंदर स्पेशल एक्ट, हर एक डेवलपमेंट जो है वो अलग एक्ट के अंदर वो सेटअप हुआ है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉमर्शियल एंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक डिफरेंस आना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक। अभी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, दैट इज द बेसिक प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करेंगे तो व्हाट आर देयर प्राइमरी फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, सो दैट इज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द कस्टमर। दिस डिपॉजिट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट, यानी उसका फिक्स टेन्योर भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर भी हो सकता है। दैट इज आइदर वी कैन डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एवरी मंथ हम डिपॉजिट करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ कैश सर्टिफिकेट दैट इज प्री डिफाइंड मैच्योरिटी। और उसमें कैश सर्टिफिकेट्स में क्या होता है, आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हो, काफी केसेस में आप नहीं कर सकते हो। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैश सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिर कैश सर्टिफिकेट कंसिडर एज अ टाइम डिपॉजिट। अनदर दैट इज डिमांड डिपॉजिट। आप जो अपने जो पैसे आइदर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट करते हो, so that comes under the demand deposit. Another major function that is advancing of loan, so that is the two primary function advances of loan. आप लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, दैट इज लोन अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट आप ले सकते हो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स यानी आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल की और उसके जो बिल्स है उस पे भी आप लोन ले सकते हो। लोन्स एंड एडवांसेस, हाउसिंग फाइनेंस, आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कॉमन सी चीज है। लोन्स अगेंस्ट सेविंग सर्टिफिकेट, कंज्यूमर लोन्स एंड एडवांसेस एंड सिक्योराइजेशन ऑफ लोन्स। सिक्योराइजेशन ऑफ लोन्स का मीनिंग क्या होता है, जो इलिक्विड एसेट्स होते हैं, यानी जैसे कि मॉर्गेज हो गई, दैट इज कंसिडर्ड एज अ इलिक्विड एसेट्स, यानी जितनी भी एसेट्स है जो इलिक्विड है, जो आप इजीली सेल नहीं कर सकते हो, अगर उस पे आप लोन लेते हो, दैट इज नोन एज अ सिक्योराइजेशन ऑफ लोन। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस, टू बेसिक फंक्शन, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। वैसे काफी तरह चीजें आपको मालूम होती है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शन अगर हम देखेंगे कॉमर्शियल बैंक का, तो कॉमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, इट ऑल्सो वर्क्स एज द एजेंसी सर्विस। यानी आप बैंक में अभी आप जब बैंक में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिपॉजिट करोगे या फिर आप लोन लेने के लिए जाते हो। बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शन जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो वो भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है। कलेक्शन ऑफ चेक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपके पास से वो कलेक्शन कर सकते हैं, चेक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी आप बैंक में ओपन करवा सकते हो, वहां से परचेज और सेल भी कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये भी बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है। पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। बैंक काफी तरह ये सभी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे बैंक में जाके आप रेंट भी पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप पे कर सकते हो। एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ विल, तो जो भी विल हम बनाते हैं, यानी जो भी विल बनाते हैं उसमें एक एग्जीक्यूटिव तरीके भी, एग्जीक्यूटिव बन के भी बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। सो दिस आर ऑल द एजेंसी सर्विसेज। सेकेंडरी हम बात करेंगे जनरल यूटिलिटी सर्विस। अगर हम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज की बात करेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे, दैट इज क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज बैंक, कॉमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट दैट इज सेफ्टी लॉकर फैसिलिटी, यानी यहाँ पे हम लॉकर सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है, सबको मालूम होना चाहिए। गिफ्ट चेक प्रोवाइड करती है, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सप्लाइंग ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिस्टिक्स वो भी प्रोवाइड करती है। पेमेंट मैकेनिज्म दैट इज इजी मनी ट्रांसफर आप प्रोवाइड कर सकते हो। ट्रैवलर्स चेक्स भी प्रोवाइड करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स।
क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, आपकी सिक्योरिटीज एसेट्स कितनी है वो भी अंडर राइटिंग करती है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक्सेप्टिंग बिल्स, बिल्स भी आपके एक्सेप्ट करती है, मर्चेंट बैंकिंग, अगर आप जो भी कंपनी आईपीओ या फिर एफपीओ लाता है तो उसमें एक मर्चेंट बैंकिंग का भी वर्क करती है, दैट इज द यूटिलिटी सर्विस। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस भी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि आप वहां पे जाके म्यूचुअल फंड शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड क्रेडिट क्रिएशन। जहां पे आप प्रॉपरली वर्किंग करते हो वहां से आपको क्रेडिट क्रिएशन का भी एक फंक्शन है जो बैंक एक यूटिलिटी सर्विस करके आपको प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द बेसिक सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। काफी तरह नाम बहुत ही सिंपल सा है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट बैंक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट बैंक है। यानी अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग डेवलपमेंट बैंक है, दैट प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर्पस कौन कौन सी बैंक जो है, दैट इज आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो तीन बैंक है दैट इज मेनली प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, रूरल की बात करेंगे, तो वहां पे आएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, दैट इज नाबार्ड। ओके, तो वहां पे आएगा नाबार्ड। उसी तरह अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करेंगे तो वहां पे आएगी एक्सिम बैंक, दैट इज कंसिडर्ड एज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे दैट इज एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड, और IIFCL दैट इज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो दिस आर दैट इज प्रोवाइडिंग द लोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उसी तरह अगर स्पेसिफिक सेक्टर डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो पावर के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनर्जी के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के लिए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो दिस आर द स्पेसिफिक डेवलपमेंट बैंक फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे IFCI। IFCI आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, दैट इज रिगार्डिंग द मेजर क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IFCI लिमिटेड, इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, was established in 1st जुलाई 1948। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1st जुलाई 1948 एज इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे DFI, इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो विच डेवलपमेंट बैंक इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो उसमें कौन सा नाम आएगा? दैट इज IFCI। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IFCI। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो सभी डेवलपमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? दैट इज टू प्रोवाइड लोन फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किस सेक्टर को? दैट इज फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिलिंग अ गैप दैट इज लेफ्ट बाय द कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जबकि डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या फाइनेंस प्रोवाइड करती है? दैट इज फ्रॉम द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? तो की बैंकिंग एंड रेगुलेटरी अवेयरनेस, उसमें हम देखेंगे करंट रेगुलेटरी। IFCI इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, वो बहुत ही क्लियर है, IFCI कॉमर्शियल बैंक नहीं है। इट इज रजिस्टर्ड विद द RBI एज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो वो रजिस्टर्ड है विद द RBI एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, वो सिर्फ अमाउंट जो है लोन प्रोवाइड करती है, दैट इज फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सो दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC, ND एंड SI, दैट इज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो IFCI किस तरह की कंपनी है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NBFC। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ओनरशिप, अगर ओनरशिप की बात करेंगे
तो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। IFCI किसकी कंपनी है? दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग अ मेजोरिटी स्टेक। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी स्टेक है। अप्रोक्सीमेटली कितना स्टेक है? दैट इज 72.57% स्टेक है अप टिल 2025। तो गवर्नमेंट इंडिया को उसमें स्टेक है 72.57%। कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट, ओरिजिनली अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, it was reconstituted as a public limited company in 1993 to gain more operational and capital market flexibility। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 93, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई इन 1993। ओके, टू गेन मोर ऑपरेशनल एंड कैपिटल मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट IFCI। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया IFCI के बारे में, तो इतने पॉइंट हमें IFCI के बारे में याद रखना होगा। सेकंड वन, दैट इज द IDBI, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश इन जुलाई 1, 1964। कौन से एक्ट में डेवलप? दैट इज अंडर द डेडिकेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन से एक्ट में? डेडिकेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था। दैट इज 1 जुलाई 1964। तो 1 जुलाई 1964 को ये एस्टैब्लिश हुआ था एज अ होल ओन सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और वो सब्सिडियरी किसकी होगी? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओरिजिनली अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इट इज इन्वॉल्व इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। वो यूनिवर्सल बैंक बन गई इन 2004 एंड इट इज करंटली कैटेगराइज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो नाउ 2004 में गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मेजोरिटी स्टेक किसका है? दैट इज LIC का इन 2019। यानी अगर आप देखोगे तो इनिशियली इट वाज अ गवर्नमेंट बैंक जो एस्टैब्लिश हुई थी 1964 में। 2004 में इट बिकम्स अ यूनिवर्सल बैंक एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर बैंक विथ मैक्सिमम स्टेक उसमें कितना है? LIC का है, दैट इज इन 2019। और यहां से अगर हम देखेंगे तो दैट इज द बेसिक हाउ द डेवलपमेंट ऑफ IDBI टेक्स प्लेस। In 1964, the Industrial Development Bank was established under Act of Parliament as a whole subsidiary of Reserve Bank of India. 1976, ownership of IDBI was transferred from RBI to Government of India. यानी पहले जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी ओनरशिप किसके पास थी? RBI के पास थी। और इन 1970 इट इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो ट्रांसफर हो चुकी थी। इन 2004 अगेन IDBI was transferred into the commercial बैंक, तो वो कन्वर्ट हो गई कॉमर्शियल बैंक पे एंड इट इज रीनेम्ड एज IDBI लिमिटेड। तो वो कन्वर्ट हो गई कॉमर्शियल बैंक में एंड इट इज रीनेम्ड एज IDBI लिमिटेड। इन 2019 फॉलोइंग द एक्विजिशन LIC ने उसमें स्टेक्स परचेज किया। कितना परचेज किया? 51%। यानी मेजर स्टेक होल्डर कौन है? दैट इज LIC। 51% कंट्रोलिंग द स्टेक बाय LIC। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया reclassified IDBI बैंक एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसको अगेन रिक्लासिफाइड किया एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकम अ को प्रोमोटर विथ 45.48% शेयर। और उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 45.48%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन 2025। अभी इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ डाइवेस्टिंग of their stake that is around 60.7% in the bank। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि गवर्नमेंट एंड LIC कंबाइन टुगेदर दे विल सेल देयर स्टेक। कितना स्टेक वो सेल करेंगे? दैट इज 60.7% स्टेक जो है वो सेल करना चाहती है। दैट इज द रिसेंट डेवलपमेंट इन 2025। सो दिस इज ऑल अबाउट IDBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, दैट इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम SIDBI की बात करेंगे। दैट इज मेनली प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल लोन फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को वो लोन प्रोवाइड करती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग। उसका मेजर फंक्शन क्या है? इट इज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट द MSME सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या है? दैट इज प्रमोशन, फाइनेंस प्रोवाइड करती है एंड डेवलप करती है किसको? MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को। कब इस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज 2 अप्रैल 1990 को। तो 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दैट इज इन लखनऊ। तो SIDBI का जो हेडक्वार्टर दैट इज इन लखनऊ। SIDBI ऑफर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंडिंग एंड इक्विटी सपोर्ट टू MSFE। ओके, वो मेनली जो है डायरेक्ट लैंडिंग करती है या फिर इनडायरेक्ट लैंडिंग करती है एंड इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं MSME को।
ऑल्सो फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी बहुत ही प्रमोट करती है। एंड वो डिजिटल फाइनेंस इनिशिएटिव लाइक जीएसटी सहाय भी प्रोवाइड करती है, यानी वो जीएसटी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड करती है, दैट इज सिडबी। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर कंसिडर इन सिडबी, दैट इज सिडबी रिटेन its position in the top 30 development bank of the world in the ranking of the Banker London, यानी वर्ल्ड की 30 बैंक डेवलपमेंट बैंक में सिडबी का नाम आता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंडली, अगर की इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एमएसएफईज, एमएफआईज एंड एनबीएफसीज। ओके, उसी तरह फंड्स ऑफ फंड्स सपोर्ट स्टार्टअप, वो स्टार्टअप यानी जो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको भी वो फंड प्रोवाइड करती है, दैट इज सपोर्ट स्टार्टअप विद फंड ऑफ फंड्स। यहाँ पे अगर फुल फॉर्म्स मैंने रह गया तो यहाँ पे एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यानी यहाँ पे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सेकंड, वो सपोर्ट करती है स्टार्टअप को जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। डिजिटल इनिशिएटिव्स, वहां पे आप जीएसटी सहाय भी प्रोवाइड करती है। एंड लैंडिंग प्रोवाइड करती है एफआईटी रैंक फॉर एमएसएफई क्रेडिट असेसमेंट, यानी जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको वो रैंकिंग प्रोवाइड करती है ऑन द बेस ऑफ क्रेडिट। ओके, और उसका जो रैंक, उसको जो नाम दिया गया दैट इज एफआईटी। ओके, तो यहाँ पे एफआईटी रैंक प्रोवाइड करती है। थर्ड, गारंटी ट्रस्ट। ओके, CGTMSE offers collateral free loans up to 100 lakhs. Credit guarantee fund trust for medium and small enterprise. तो यहाँ पे जो है एक तरह का जो है लोन प्रोवाइड करते हैं कोलेट्रल फ्री, यानी यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी नहीं होगी, अप टू 100 lakhs। किसको प्रोवाइड करती है, दैट इज फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ये लोन प्रोवाइड करती है अंडर दी पर्टिकुलर ट्रस्ट। वो ट्रस्ट कौन सा है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज। डेवलपमेंट रोल, ऑपरेट्स मिशन स्वावलंबन टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू 4S, संपर्क, संवाद, सुरक्षा, संप्रेषण एंड संगम पिलर्स। तो ये आपको याद रखना होगा कि सिडबी का जो है वो मिशन क्या है, तो ऑपरेट्स मिशन ऑफ स्वावलंबन। तो ये स्वावलंबन मिशन कौन ऑपरेट करता है, दैट इज स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट के लिए ये ओवरऑल मिशन है। और उसमें जो 4S है उसमें पहला जो है वो संपर्क, सेकंड वन जो है वो संवाद, थर्ड वन जो है वो सुरक्षा एंड सप्रेशन, यानी कंटिन्यूस कंसल्टिंग को हम क्या कहेंगे, सप्रेशन एंड संगम पिलर। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन that you have to follow for the exam point of view, that is regarding small and industrial development bank of India। ठीक है, तो इतने पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने होंगे फॉर सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे दैट इज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो उसमें मेन बैंक कौन से है, दैट इज नोन एज द नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड rural development, that is the full form of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development। Okay, it is considered as one of the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development। तो NABARD क्या करती है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट, एंड इट इज वन ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एपेक्स बॉडी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सर्च विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स है, स्मॉल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 1982। ओके, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1982, अगेन अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। ओके, अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एक्ट, दैट इज इन 1981। ठीक है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड इनिशिएटिव्स आर कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू
वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, डेवलपमेंट वर्क करती है और सुपरविजन करती है, ठीक है। तो मेजर 3 फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सुपरविजन। तो यहाँ पे सुपरवाइज क्या करेगी, तो इट सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स है और जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स है, एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप साउंड बैंकिंग प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेट देम टू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। तो उनको वो हेल्प करती है फॉर providing a sound banking system and also providing core banking solution platform. So these are all about NABARD. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया that is regarding the NABARD. अभी एक और डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम कहेंगे एक्सिम बैंक। वर्ड इटसेल्फ क्या सजेस्ट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यानी वो किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। फाइनेंस किसको प्रोवाइड करेगी, दैट इज फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इज द इंडियाज प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यानी जो भी एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री में, उनको वो फाइनेंस करता है, ठीक है। fully owned by the government of India, it is fully owned by the government of India, established कब हुई थी 1982 under the Export Import Bank Act 1981। तो एक कौन सा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1981। इट फैसिलिटेट्स, वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट by providing various financial and advisory services to exporters and importers, including term loans, lines of credit to overseas entities and project finance। यानी प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है ओवरसीज एंटिटीज को। और यानी जो भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक है वो अदर कंट्रीज को बैंक से कोलैबोरेट करके एक ट्रस्ट प्रोवाइड करती है कि आपको पैसे टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो दैट इज प्रोवाइडिंग द लाइंस ऑफ क्रेडिट, और टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हो। तो दिस आर ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक। द बैंक सपोर्ट्स इंडियन कंपनीज ग्लोबल आउटरीच, वो सपोर्ट करती है कि आप एक्सपोर्ट करो थ्रू फाइनेंसिंग। वो फाइनेंस किसको करती है, दैट इज फॉर प्रोडक्शन, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर एक्विजिशन एंड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमिंग टू बूस्ट इंडियाज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और बेसिकली फॉर बूस्टिंग द एक्सपोर्ट, फॉर बूस्टिंग द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी मेजर अगर हम फंक्शंस देखेंगे, सो दैट इज फॉर द फाइनेंसिंग, एक्सपोर्टर को फाइनेंस करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड एक्विजिशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वो उस पर भी वर्क करती है, एमिंग टू बूस्ट इंडियाज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक। क्लियर सबको? चलिए एक बार आपको रीड करना है, बाकी सब आपको मालूम हो जाएगा। फंक्शंस क्या होता है, फाइनेंसिंग करती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है दैट इज टू द इंपोर्टर्स। थर्ड पॉइंट दैट इज प्रोमोटिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, वो प्रमोट करती है जो भी एक्सपोर्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स है। फोर्थ, सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सपोर्ट भी करती है जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनको एक्सपोर्ट्स में सपोर्ट करती है। वो एडवाइजरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस, वो एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सिम बैंक, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो मेजर बैंक दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक is statutory organization that was established in 9th July 1988 under the National Housing Bank Act 1987। ओके, कब एस्टेब्लिश हुई थी, 9th जुलाई 1988। कौन से एक्ट में, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। इट इज द एपेक्स लेवल ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग सेक्टर इन द कंट्री। यानी जो भी हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते, दैट इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हाउसिंग लोन जो प्रोवाइड करती है, तो उसकी जो एपेक्स बॉडी है वो कौन से है, नेशनल हाउसिंग बैंक। इट इज द गवर्नमेंट ओन एंटिटी, टोटली गवर्नमेंट की बैंक की है। द गवर्नमेंट टूक ओवर एनएचबी फ्रॉम द आरबीआई आफ्टर बाइंग एंटायर स्टेक ऑफ ₹1450 करोड़ इन 2019। तो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटली जो आरबीआई का जो शेयर था वो परचेज कर लिया। और अमाउंट कितनी थी, 1450 करोड़ में ओके परचेज किया था। दैट इज द गवर्नमेंट ओन्ड बैंक हम कह सकते हैं। The move follows the recommendation of Narasimha II Committee report of October 2001. Earlier, RBI sold its stakes in NABARD as well. RBI ने खुद का स्टेक नाबार्ड में भी earlier सेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NHB का मेजर एम्स क्या होता है, that is to facilitate promotion of housing finance institution and to provide finance and other support to such institution। यानी बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, दैट इज प्रमोशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। यानी वो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है
टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन को भी फंडिंग करती है फॉर द हाउसिंग डेवलपमेंट इन इंडिया. सो दैट इज द बेसिक एम ऑफ NHB. तो यहाँ पे हमने जो सेशन, आज का जो सेशन था उसमें हमने टोटली किस पे फोकस किया, दैट इज रिगार्डिंग द कॉमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट बैंक. तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा. काफ़ी सारे क्वेश्चन इस सेगमेंट में से आते हैं, आपको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना होगा. मेनली एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको और उनका जो मेजर फंक्शन है उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना होगा. थैंक यू वेरी मच.